नमस्कार, 7 का समीकरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना 6 महीने तक बढ़ा दी है। सितंबर तक ये फ्री राशन योजना बढ़ा दी गई है। बड़ी जानकारी, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ है, जहां एक बड़े प्रतिशत जनसंख्या के ये फायदा उन्हें पहुंचाने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से फ्री राशन योजना अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दी गई है। सितंबर तक ये फ्री राशन की योजना बढ़ाई गई है, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि जहां लॉकडाउन के दौरान इस योजना के जरिए काफी लोगों को फायदा हुआ था, जब कारोबार ठप पड़ गया और आर्थिक तंगी परिवारों ने झेली, उसी दौरान ये जो योजना है ये लोगों के लिए, उनके भरण पोषण के लिए काफी फायदेमंद रही और इसी को देखते हुए अब अगले 6 महीनों तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। यानी सितंबर तक के लिए और फ्री राशन योजना बढ़ा दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, ये योजना 6 महीने तक के लिए एक बार फिर से बढ़ाई गई है, क्या कारण इसके पीछे? देखिए अनु, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की जो कल्याणकारी योजना चल रही है, खासतौर से मुफ्त राशन की योजना, इसकी जो है 31 मार्च को ये खत्म हो रही थी ये योजना। इसके बाद अगर बात करें तो आज केंद्रीय कैबिनेट की जब बैठक हुई तो प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे जारी रखते हुए इस योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। क्योंकि अगर बात करें तो कैबिनेट ने इस बात का तर्क दिया गया है कि इस योजना से काफी लोगों को राहत मिली और जिस तरीके से कोविड अभी खत्म हुआ है, कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनको अपना व्यापार जमाने में या जिनको अपने आप को स्टैब्लिश करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लिहाजा केंद्र सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए और ये गरीब कल्याणकारी योजना अगले 6 महीने तक चलनी चाहिए, जिससे कि जो तमाम सारे लोग हैं वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सके और अपने आप को बेहतर कर सके। इसलिए केंद्र सरकार ये योजना बढ़ा रही है। जी अविनाश, और इसकी जानकारी है कि क्या इसका कोई दायरा बढ़ा है या फिर जितने प्रतिशत लोगों को मिल रही थी एक बार फिर से उन्हीं तक ये फायदा पहुंचाएगी? देखिए अगर बात करें तो 80 करोड़ परिवार तक ये राशन की योजना पहुंच रही थी और 80 करोड़ लोगों तक अभी ये फिर से दोबारा पहुंचेगी। जो पुराने लाभार्थी थे वही इसके लाभार्थी रहेंगे, इसमें नए लाभार्थियों के नाम नहीं जुड़े हैं। 80 करोड़ लोगों तक ये योजना पहुंचेगी और आगे भी अभी 80 करोड़ लोगों तक ये योजना पहुंचेगी। जी, लेकिन इसे लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में जहां अपनी बाकी योजनाओं के माध्यम से लोगों को ऊपर उठाने की बात केंद्र सरकार करती है, लेकिन फिर भी 80 करोड़ जनता है जो इसका लाभ उठा रही है, तो क्या एक बार फिर से इसे लेकर निशाना साधा जा सकता है? देखिए अगर बात करें तो विपक्ष खासतौर से महंगाई को लेकर के अब मुखर हो गया है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो 31 मार्च में वो महंगाई के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है और पूरा विपक्ष लामबंद है। तो महंगाई को लेकर के, इस योजना को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अभी तक कोई विपक्ष लामबंद नहीं हुआ है, लेकिन महंगाई को लेकर के जरूर विपक्ष लामबंद हो गया है। कल से अगर बात करें तो संसद का सत्र चलेगा, तो कल संसद के सत्र में भी अगर बात करें तो संसद के सत्र में भी महंगाई के खिलाफ जो है आक्रोश देखने को मिलेगा सोमवार को जब सत्र होगा। और इसके बाद फिर 31 मार्च से कांग्रेस पार्टी अब लगातार इसके खिलाफ मुखर होने जा रही है और कई जगह पे धरना प्रदर्शन समेत कई सारे जो है प्रदर्शन करने वाली है। ठीक, शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए। वहीं से पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी के साथ ही अपनी पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद 3 महीने के लिए और बढ़ा दी। योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब यूपी की 15 करोड़ जनता को इस साल जून महीने तक प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिलेगा। इस योजना के तहत गरीबों को अनाज के साथ दाल, नमक, चीनी और तेल भी दिया जाएगा, वो भी मुफ्त में। इस योजना को विस्तार देने से यूपी के खजाने पर 3,270 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। यह योजना जो कि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले पर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही थी उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित रहे और लोगों को महसूस हो कि उनकी अपनी सरकार है। बहुत बड़ी बात यह है कि ये सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के लिए, जिसमें
योगी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद अब सभी की नजरें मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे पर टिकी हुई हैं। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, दूसरी बार मंत्री बनने वाले चेहरों को क्या इस बार अहम जिम्मेदारी मिलेगी या फिर मंत्रिमंडल के नए चेहरों को इस बार ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ये बेहद अहम है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि योगी सरकार के 52 मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे का खाका तैयार हो चुका है, जिसके तहत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इस बार भी लोक निर्माण विभाग, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को नगर विकास की जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं दूसरी बार मंत्री बने सुरेश खन्ना को फिर से वित्त और संसदीय कार्य, जबकि सूर्य प्रताप शाही को इस बार चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग मिल सकता है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। वीरेश जी, किस तरह से और किस दृष्टिकोण से ये फैसला लिया गया है या फिर ये बंटवारे का विभागों की तरफ जो ये संकेत है ये दिया गया है? देखिए, जो विभागों का बंटवारा हो रहा है उसमें इस बात का ज़्यादा ख्याल किया गया है कि 5 साल जो 17 से लेकर 22 तक ये सरकार चली है उसमें जिन मंत्रियों ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, किस रूप में उन्होंने अधिकारियों को, जनता को और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, संगठन को किस रूप में वो उपयोगी रहे हैं, उस लिहाज से इस बार के मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा किया जा रहा है। और साथ ही साथ 2024 के मद्देनजर भी इसका ख्याल किया जा रहा है। सीनियरिटी का भी ख्याल किया जा रहा है कि कौन वरिष्ठ है, किसकी गरिमा का भी ख्याल किया जाना चाहिए। तो इसमें जो विभागों का बंटवारा, जैसा कि आपने कहा, सोर्सेज पे खबर है कि केशव प्रसाद मौर्य का विभाग नहीं बदला जाएगा, उन्हें लोक निर्माण विभाग दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ब्रजेश पाठक को नगर विकास दिया जाएगा, सुरेश खन्ना को वित्त संसदीय कार्य, सूर्य प्रताप शाही को चिकित्सा स्वास्थ्य, स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति दिया जाएगा, लक्ष्मी नारायण चौधरी को कृषि दिया जाएगा, भूपेंद्र चौधरी को गन्ना और अनिल राजभर को श्रम, जितिन प्रसाद को उच्च शिक्षा, राकेश सचान को आयुष, ए के शर्मा को औद्योगिक विकास दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का जो सपना है औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश को जो बीमारू स्टेट के रूप में ज़्यादातर जाना जाता रहा है उसे सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की जिम्मेदारी ए के शर्मा को दी जाएगी। औद्योगिक विकास के रूप में आशीष पटेल को प्राविधिक शिक्षा, संजय निषाद को दिव्यांग कल्याण सशक्ति विभाग, योगेंद्र उपाध्याय आबकारी, बेबी रानी मौर्य को शिक्षा दिया जा सकता है। साथ ही महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार दिया जा सकता है। धर्मपाल सिंह जो सिंचाई मंत्री थे योगी 1 में, ग्राम्य विकास दिया जा सकता है। और नंद गोपाल नंदी को वही विभाग नागरिक उड्डयन अल्पसंख्यक कल्याण दिया जा सकता है। स्वतंत्र प्रभार के जो संभावित विभाग हैं उसमें जेपीएस राठौर को परिवहन दिया जा सकता है, दयाशंकर मिश्र दयालु को पर्यटन एवं संस्कृति, असीम अरुण को कानून और जेल, संदीप सिंह को आबकारी, रविंद्र जायसवाल को स्टाम्प पंजीयन, दयाशंकर सिंह को बेसिक शिक्षा, नितिन अग्रवाल को चिकित्सा शिक्षा, गिरीश यादव को समाज कल्याण और राज्य मंत्री में दानिश आज़ाद अंसारी को अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ बोर्ड का राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये कुछ संभावित जो विभाग हैं जो मंत्री बनाए गए हैं योगी 2 में, योगी द्वितीय में, उनको दिया जाना है। सोर्सेज से ये खबर है और इन सारे नामों का हमने जिक्र किया और कुछ नाम अभी और अस्पष्ट रूप से उनके विभागों का जिक्र नहीं हो पाया है, सोर्सेज से अभी नहीं पता चल पाया है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का विभाग नहीं बदला जाएगा। सिंचाई विभाग, जिसे जो पहले सिंचाई कहा जाता था, जल शक्ति बड़ा विभाग है, स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें दिया जाएगा। और सूर्य प्रताप शाही को कृषि से हटाकर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग दिया जाएगा। तो ये तमाम विभाग है जिन्हें जो सोर्सेज पे जानकारी मिले दर्शकों को बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए वीरेश जी। तो ये कुछ संभावित नाम हैं और देखना होगा कि कब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा विभागों की बंटवारे की होती है। बढ़ते हैं आगे। आगरा दक्षिण से तीसरी बार विधायक चुने गए योगेंद्र उपाध्याय भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार जनता के भले के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए गरीबों के लिए खाद्यान्न योजना को पहली ही कैबिनेट की बैठक में 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री बनाए गए जो आगरा से ताल्लुक़ रखते हैं, 3 बार के जो एमएलए हैं, योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, एक तो बड़ा फैसला हुआ कि कहते हैं कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति का, इसको लेकर आपकी जो योजना थी राशन की, वो आज कैबिनेट में उस पर बड़ा फैसला लिया गया, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। देखिए, जिस वैचारिक अधिष्ठान के ऊपर हम काम करते हैं, जिसके प्रणेता माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उन्होंने ही हम लोगों को ये
दिया है कि अंत्योदय, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के पहले पीड़ा को दूर करना। लॉकडाउन में जो पीड़ा को भोगा है उस वर्ग ने, हमारे संवेदनशील नेतृत्व ने, चाहे मोदी जी का हो या योगी जी का, उन लोगों ने उस घर को भूखा न सोए कोई ऐसी व्यवस्था की कि मुफ्त राशन खाद्यान्न की योजना दी और उनको मिला। अभी वो संकट काल ऐसा महसूस किया गया हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा कि वो अभी परिस्थितियां बरकरार हैं, इसलिए पहला निर्णय और प्रशंसनीय निर्णय उन्होंने लिया है मंत्रिमंडल का कि उस योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, जनता को राहत देने के लिए और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। किस तरह से सर रहने वाला है स्वरूप? ये पूरा मंत्रिमंडल बनाया गया है, जातिगत क्षेत्रीय संतुलन रखा गया है, ऐसे लोगों को तरजीह दी गई है जो कहा जाए अनुभवी लोग हैं, एक यंग टीम भी खड़ी की गई है। तो योगी 1.0 से 2.0 किस तरह से अलग रहने वाला है ये पूरा मंत्रिमंडल? किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जब भी कोई निर्णय लेता है तो योग्यता के आधार पर और समीकरणों के आधार पर लेता है। योग्यता भी देखी जाती है और योग्यता पहले देखी जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम पर जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। आज अखिलेश यादव को सपा विधायकों की बैठक में विधानमंडल दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। अखिलेश यादव पहली बार विधायक का चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा में यूपी की जनता के मुद्दे उठाएंगे। विधायक दल के नेता का प्रस्ताव अवधेश प्रसाद ने रखा, जिसका अनुमोदन आजमगढ़ से सपा विधायक आलम बदी ने किया। आज समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं, उनको बुलाया गया था और 28 तारीख को जो हमारे सहयोगी दल हैं, भले ही वो साइकिल सिंबल से लड़े हों या हमारे छड़ी से लड़े हों या लिफाफा से लड़े हों या किसी और चुनाव चिन्ह से लड़े हों, उन सभी सहयोगी दलों की 28 तारीख को बैठक बुलाई गई है और उसमें वो सभी लोग आएंगे। जहां अखिलेश यादव ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल ली, दूसरी तरफ एक बार फिर से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच आपसी मनमुटाव की खबरें भी सामने आ गई हैं। दरअसल आज हुई सपा विधायक दल की बैठक का न्योता न मिलने से शिवपाल यादव नाराज दिखाई पड़े। शिवपाल यादव विधायक दल की बैठक में बुलाए जाने की उम्मीद लगाकर 2 दिनों से लखनऊ में ही डेरा डाले हुए थे, लेकिन पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव को विधायक दल की बैठक में बुलाया ही नहीं गया। आपको बता दें कि शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और सपा के बीच गठबंधन हुआ था, लेकिन शिवपाल ने जसवंत नगर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसके बावजूद बैठक में नहीं बुलाए जाने से शिवपाल नाराज हैं। वहीं सपा विधायक दल की बैठक में शिवपाल को नहीं बुलाने पर समाजवादी पार्टी ने सफाई दी है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का कहना है कि आज की बैठक में सिर्फ सपा के ही विधायकों को बुलाया गया था और चूंकि शिवपाल यादव दूसरे दल के अध्यक्ष हैं, ऐसे में उन्हें सहयोगी दलों के साथ होने वाली 28 मार्च की बैठक में बुलाया जाएगा। हम अभी समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ और मैं सक्रिय सदस्य बन करके ही चुनाव लड़ा था और आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। तो जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है तो मैं अभी बस इसलिए मैं बैठक में नहीं गया और अभी हम सीधे यहाँ से जा रहा हूँ इटावा। आज समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं, उनको बुलाया गया था और 28 तारीख को जो हमारे सहयोगी दल हैं, भले ही वो साइकिल सिंबल से लड़े हों या हमारे छड़ी से लड़े हों या लिफाफा से लड़े हों या किसी और चुनाव चिन्ह से लड़े हों, उन सभी सहयोगी दलों की 28 तारीख को बैठक बुलाई गई है और उसमें वो सभी लोग आएंगे।
आज राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लखनऊ में अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई। इस बार रालोद के 8 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। जयंत चौधरी ने लखनऊ में पार्टी के सभी विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि रालोद के 8 विधायक 80 के बराबर हैं। आज हुई रालोद विधायकों की बैठक में सभी विधायकों ने एक मत से प्रस्ताव पारित किया कि विधानमंडल दल का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि कुछ कमियां तो रह गई हैं, नहीं तो वो सत्ता में होते। हालांकि अब वो विपक्ष में बैठेंगे और जो उनकी जिम्मेदारी होगी उसे वे निभाएंगे। आप अपने विधायकों के साथ बैठ रहे हैं, समीक्षा कर रहे होंगे, लगातार वक्त बीत चुका है, 10 मार्च को फैसला आया था, आज काफ़ी टाइम हो गया है। समीक्षा करने के बाद क्या नतीजा निकल के आ रहा है, कहाँ कमी रह गई? कमियां तो रही हैं, वरना हम लोग उस पार होते, लेकिन अब विपक्ष में बैठेंगे और जिम्मेदारी के साथ बैठेंगे और मेहनत करेंगे। कहीं ना कहीं जो हमारा मैसेजिंग था वो नहीं पहुंच पाया लास्ट माइल तक, और उसके कई कारण हैं। पहले 2 चरण में कैंपेनिंग बंद हो गई, रोक लग गई, प्रतिबंध लग गए थे हमारे लोगों पर, मीटिंग नहीं कर सकते, रोड शो नहीं हो सकते। तो उन परिस्थितियों में भी हमने अपना प्रचार शुरू किया, रथ के माध्यम से हम निकले, बहुत उत्साहित भी हुए कार्यकर्ता और नौजवान निकल के आया। अब हमें उन सबको एक सूत्र में पिरोने की ज़रूरत है, ताकि जिन लोगों ने हमारे पक्ष में मतदान किया है वो हमारे साथ खड़े रहें, हम उनके साथ खड़े रहें। जो लोग इस दायरे के बाहर रहे हैं, जो वोटर जिन्होंने वोट नहीं किया, खास फोकस हम उन पे करेंगे जिन्होंने इस चुनाव में मतदान नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई निराशा रही होगी, वो हम लोग उनका विश्वास नहीं जीत पाए, तो उन पे फोकस रहे। आपकी क्या भूमिका रहने जा रही है? आप लोग सदन में होंगे, अब बड़ी जिम्मेदारी है। और एक समय होता था कि जो मुख्यमंत्री होते थे वो विपक्ष वालों को पहले बुलाकर उनको काम देते थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ज़्यादा जो है तनाव सा दिख रहा है। फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि बिना किसी पक्षपात के जिस क्षेत्र से हमारे विधायक जीत के आए हैं उनको ज़्यादा तरजीह सरकार दे, और हम पूरा दबाव बनाएंगे। पूरा प्रयास हमारे विधायकों का होगा, सबसे एक्टिव मेंबर हाउस में रहेंगे, और सड़क पे भी अगर आना पड़े तो सड़क पे सबसे पहले हमारे विधायक आएंगे। सवाल ये कि प्रदेश उपाध्यक्ष का आपका जो इंसिडेंट हुआ उसको किस तरीके से देख रहे हैं, और पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, एक आध लोग होते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन उनकी होगी, लेकिन भाषा शैली उनकी उचित नहीं थी, और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए, ना कि ठीकरा औरों पर फोड़ा जाए। और हमने संगठन भंग किया था इसी दृष्टि से कि नए लोगों को मौका दिया जाएगा। बाकी हम लोग संतुष्ट हैं, गठबंधन ने पूरा प्रयास किया, ईमानदारी से कार्यकर्ताओं ने कोशिश की, सीखेंगे कुछ और आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। उधर चुनाव में जीत हासिल कर सरकार नहीं बना पाने का दर्द न सिर्फ समाजवादी पार्टी के सहयोगी आरएलडी को है। जयंत हार पर मंथन की बात कह रहे हैं, बल्कि उनके पहले सपा के साथ विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर और महादल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी हार पर मंथन की बात कह चुके हैं। कि हर पार्टी, हर मोर्चा, हर गठबंधन प्रयास करता है कि हम सरकार बनावें। अब कहीं न कहीं हमारी कोई कमी रह गई है, जैसा किसी मुहावरा है ना कि असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से हमने नहीं किया। कहीं न कहीं हमारी कमजोरी रह गई, हम जनता के बीच में अपने विचार को, अपनी सोच को हम उनके घर तक नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से हम उसको फिर अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, फिर हम उनके बीच में जाएंगे, हम अपनी बात को कहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा महान दल कैडर का, महान दल के समर्थकों को इस्तेमाल कम हुआ। उस वोट पे फोकस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं था कि ये वोट भी उन्हें मिल सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान डबल का कर सकता है, और ये इस्तेमाल नहीं हुआ। अब उसके पीछे कौन सा कारण है? केवल ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हम तो जीत रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं मेहनत करने की। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मुझसे मिलते थे, जो संपर्क में थे, सब में ओवर कॉन्फिडेंस था।